Now we will solve question number 12 of exercise 4.4. Find the interior angles of the quadrilateral whose vertices are A, B, C and D and the coordinates of the vertices are given. हमें एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस गिवन है, हमें उस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स हमें फाइंड आउट करना हो तो इस हवाले से मैंने आपको एक स्पेशल प्रिकॉशन बताया था। क्या प्रिकॉशन है जी? हमें उस पॉलीगॉन को XY प्लेन पर प्लॉट करना होगा। अगर किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रफ डायग्राम या डमी डायग्राम जो है वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। सो हमें एक्चुअल डायग्राम की जरूरत है। ए बी सी डी इन चारों वर्टिसेस को हम XY प्लेन पर लोकेट करेंगे, इन्हें ज्वाइन करेंगे और इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर ए बी सी डी अगर आप चारों वर्टिसेस को देखें तो ये अपनी सही लोकेशन पर हैं। इन्हें ज्वाइन करने से ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। आपको देखने में अगर ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर या रेक्टेंगल लगे तो आप इस बात को बेस नहीं बना सकते। यानी देखने से अगर आपको ये स्क्वायर या रेक्टेंगल लग रही है तो आप इसको बेस बनाकर ये नहीं कह सकते कि इसके चारों एंगल्स 90 होंगे और आप एक एंगल फाइंड आउट करें और उसकी बेस पर बाकी एंगल्स 90 कह दें। या तो आप इसे प्रूफ कर लें कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो उसके बाद आप एक एंगल फाइंड आउट करने के बाद बाकी एंगल्स को 90 कह सकते हैं बेस्ड ऑन कि ये एक स्क्वायर है या ये एक रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर रहे तो फिर आपको चारों एंगल्स को इंडिविजुअली फाइंड आउट करना होगा। अब बात करते हैं कि ये एंगल्स कैसे फाइंड आउट होंगे। मैंने आपको मजीद क्या स्टेप्स बताए इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के। मिसाल के तौर पर अगर हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। जो हमारा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, इस फॉर्मूला को यहां पर किस तरह यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपने अगर एंगल ए फाइंड आउट करना है तो आप एंगल ए पर एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब एंगल ए के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, अब इस एरो को आप देखेंगे पहले आएगी स्लोप ऑफ हेड साइड, स्लोप ऑफ ए डी माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड, स्लोप ऑफ ए बी ओवर 1 प्लस स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह 1 बाय 1 चारों एंगल्स के लिए आप पहले एंटी क्लॉकवाइज एक एरो बनाएंगे और फिर उस एरो को देखते हुए कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है तो इसी तरह से हम एंगल सी पर एक एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएंगे और फिर हमें इसका फॉर्मूला समझ आएगा। यानी एंगल सी के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, अपने जहन में उसको रिपीट करें। tan ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC माइनस स्लोप ऑफ CD डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ CD। और आप 1 बाय 1 इन चारों एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स फाइंड आउट करते हुए इन दो बातों का ख्याल आपको रखना होगा। एक, आपको उस पॉलीगॉन को XY प्लेन पर एक्चुअल में विजुलाइज करना पड़ेगा ताकि आप वर्टिसेस का करेक्ट ऑर्डर देख सकें। यह लाजमी नहीं होता कि आपको जो गिवन वर्टिसेस हों वो
सीक्वेंस में हो। यह भी हो सकता था कि जब आप इसे ज्वाइन करते तो ये ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता। तो आपको करेक्ट ऑर्डर के लिए इसे देखना पड़ता है एक्स वाई प्लेन पर। और दूसरी बात, जो एंगल आपको फाइंड आउट करना हो वहां पर आप एक एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएं। वो एंटी क्लॉकवाइज एरो आपको सही फार्मूला की तरफ लीड करेगा। सो इस सारे प्लान को बताने का मकसद यह है कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.4. शो दैट द लाइन्स line 1 is 4x minus 3y minus 8 is equal to 0, line 2 is 3x minus 4y minus 6 is equal to 0, and line 3 is x minus y minus 2 is equal to 0 are concurrent, and third line bisects the angle formed by the first two lines. ये साबित करें कि ये तीनों लाइंस जिनकी इक्वेशंस गिवन हैं कंकरेंट हैं, और थर्ड लाइन यानी सीक्वेंस में ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू लाइन, यानी थर्ड लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो इन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है। तो पहली बात तो यह है कि हमें इन लाइंस को कंकरेंट साबित करना है। तो बात पहले करेंगे कंकरेंसी की। लाइंस को कंकरेंट साबित करने के लिए हमारे पास लाइंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? जी, लाइंस की इक्वेशंस को जर्नल फॉर्म में होना चाहिए, और यहां पर तीनों लाइंस की इक्वेशंस जर्नल फॉर्म में गिवन है। और फिर हमारे पास कंकरेंसी साबित करने के लिए दो रास्ते हैं जो हमने इस कोर्स में डिस्कस किए। एक तो यह है कि आप लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, या कोई सी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को थर्ड लाइन में पुट करें। अगर थर्ड लाइन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब यह होगा कि यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस लाइन पर भी वाकया है, जिससे यह बात साबित हो जाएगी कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। और दूसरा, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हमने एक डिटर्मिनेंट फार्मूला ड्राइव किया, और वो फार्मूला था कुछ इस तरह से। एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है जिसकी पहली रो है a1 b1 c1, दूसरी रो a2 b2 c2, और तीसरी रो a3 b3 c3। और ये डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो तो ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी, अदरवाइज कंकरेंट नहीं होंगी। और ए बी सी, ये जो मैंने a1 b1 c1 बोले, ये ए बी सी वैल्यूज क्या हैं? जी, आपको यकीनन याद होगा, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, और कांस्टेंट जो है प्योर कांस्टेंट दैट इज c। लेकिन a1 b1 c1 चूज करने के लिए लाइन की इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में होना चाहिए। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने लेट किया इन तीनों लाइंस को L1, L2 एंड L3। इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। मैं आपको कंप्लीट प्लान बता चुका हूं, अब हम सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। a1 b1 c1, अब चूंकि हमने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये नाम यूज किए हैं, तो हम उसी सबस्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इस नंबर को जो इस तरह से नीचे लिखा जाता है किसी इंग्लिश लेटर के। दीज आर सबस्क्रिप्ट्स 1, 2, 3, these are subscript here. So a1 b1 c1 हम चूज करेंगे लाइन 1 से, इसी तरह a2 b2 c2 लाइन 2 से, और a3 b3 c3 लाइन 3 से। सो इस डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट की और लेफ्ट साइड पर वैल्यूज पुट की। बाद स्टूडेंट्स इसे इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करते हैं। आपने चेक करना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है या नहीं, ना कि आप स्टार्ट ही इस बात से ले लें कि ये इक्वल टू 0 है। अगर आप इक्वल टू 0 इसे स्टार्ट पर लिख रहे हैं तो फिर आप साबित क्या करने जा रहे हैं? सो पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी विल एवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना होगा, और एक्सपेंशन के लिए आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं, और मैं यहां पर इसे एक्सपैंड कर रहा हूं बाय फर्स्ट रो।
और एक्सपेंशन की डिटेल बार बार डिस्कस हो चुकी। अब आप एक्सपेंशन के स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप ये देख लीजिए कि ये मैंने एक्सपेंशन फर्स्ट रो से किस तरह से परफॉर्म की है, इसे खुद से समझिए। इसके बाद ये जो 2 by 2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, हम इन्हें इवेल्युएट करेंगे। ये हमने इन डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट किया। अब ब्रैकेट्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और फिर ब्रैकेट से बाहर जो नंबर से वो मल्टीप्लिकेशन हुई और हमें फाइनल आंसर मिला 0, यानी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0, तो ये कंकरेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। अब हमें इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना है, जिसमें ये कहा गया कि लाइन 3 उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान बन रहा है। और जब बात होती है एंगल बिटवीन लाइंस की, तो हमारा जो फॉर्मूला है एंगल बिटवीन लाइंस का, जो हमने डिस्कस किया, वो डिपेंड करता है उन लाइंस की स्लोप्स पर। सो पहले हम उन लाइंस की स्लोप्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उन स्लोप्स की मदद से बात करेंगे एंगल्स की। Let m1, m2 and m3 be the slopes of lines 1, 2 and 3. लाइन 1 हमारे पास है 4x minus 3y minus 8 is equal to 0। किसी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब उसकी जनरल इक्वेशन गिवन हो। स्लोप का कॉन्सेप्ट है स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x है 4, कोएफिशिएंट ऑफ y है -3, और ये माइनस जो है ये हमारे फॉर्मूला का माइनस है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सो हमने सिंप्लीफाई किया तो लाइन 1 की स्लोप है 4/3। इसी तरह लाइन 2 की स्लोप 3/4 और लाइन 3 की स्लोप है 1। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि हमें साबित करना है, ये हमें गिवन है कि लाइन 3 जो है ये उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान बन रहा है। इसका मतलब है कि लाइन 3 दरमियान में होगी और लाइन 1 और लाइन 2 साइडों पर होंगी, एक लाइन उससे ऊपर और एक लाइन उससे नीचे। लेकिन यह भी एक इशू है कि कौन सी लाइन लाइन 3 से ऊपर ड्रॉ होगी और कौन सी लाइन लाइन 3 से नीचे ड्रॉ होगी। यानी जरा देख लीजिए, ये एक लाइन, यह है लाइन 3। एक लाइन इससे ऊपर की तरफ ड्रॉ होनी है और एक लाइन इससे नीचे की तरफ। अब इनमें से कौन सी लाइन 1 है, कौन सी लाइन 2 है, यह हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, वरना फिर हमारा प्रॉब्लम गलत होगा, हमारा सॉल्यूशन जो है यह गलत डायरेक्शन में जाएगा। सो इस जजमेंट के लिए हम स्लोप्स को ऑब्जर्व करेंगे। स्लोप्स हमें बताएंगी कि कौन सी लाइन ऊपर होगी, कौन सी उसके बाद और कौन सी लास्ट पे होगी। इनमें से सबसे ग्रेटर स्लोप्स कौन सी है? 4/3, 3/4 और 1। जितनी स्लोप ग्रेटर होगी उतना हम उस लाइन को स्टीप शो करेंगे, मोर वर्टिकल होगी। सो 4/3 इज ग्रेटर देन 1, इट इज लेस देन 1 एंड m3 ये तो वैसे ही दरमियान में आएगी लाइन। ये वो लाइन है जिसे हमने साबित करना है कि ये लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। सो एक स्लोप 1, दूसरी ग्रेटर देन 1 और तीसरी लेस देन 1। हमें अंदाजा हो गया कि हमें सबसे ऊपर लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है। सो लाइन 1 टॉप पर होगी, उसके बाद लाइन 3 और फिर नीचे होगी लाइन 2, कुछ इस तरह से। दिस इज लाइन 1। लाइन 1 इज मोर वर्टिकल बिकॉज इट्स स्लोप इज ग्रेटर देन 1। ये सबसे स्टीपर है क्योंकि इन तीनों लाइंस में इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। इसके बाद लाइन 3, इसकी स्लोप हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, और फिर लाइन 2। चूंकि हम ये साबित कर चुके हैं कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, सो मैंने यहां पर इन्हें कंकरेंट शो किया। अब हमें साबित करना है कि लाइन 3 उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन 2 और लाइन 1 के दरमियान बन रहा है। हम इसे किस तरह साबित करेंगे, मैं आपको प्लान बता देता हूं। इसके लिए हमारे पास वैसे दो ऑप्शंस हैं।
एक ऑप्शन तो यह है कि हम लाइन 2 से लाइन 1 तक एंगल फाइंड आउट कर लें, एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, ये एंगल फाइंड आउट कर लें और फिर लाइन 2 टू लाइन 3 एंगल फाइंड आउट करें। लाइन 2 टू लाइन 3 जो एंगल होगा वो हाफ होगा पहले वाले एंगल के। सेकंड ऑप्शन, हम लाइन 2 से लाइन 3 तक एंगल फाइंड आउट करें और लाइन 3 से लाइन 1 तक एंगल फाइंड आउट करें, यानी कि एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दो एंगल्स अलग-अलग फाइंड आउट करें। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हुए तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन 3 लाइन 2 से लाइन 1 तक बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट रही है, यानी कि ये दो एंगल अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन 3 उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन 2 से लाइन 1 तक बन रहा है, दो बराबर हिस्सों में काट रही है। सो मैं इस सेकंड ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, यानी हम दो एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, एक लाइन 2 से लाइन 3 और दूसरा लाइन 3 से लाइन 1। यहां पर मैंने तीनों लाइंस को स्लोप्स के साथ शो कर दिया ताकि हम उन स्लोप्स को फॉर्मूलाज में एडजस्ट कर सकें। Let alpha be an angle from line 2 to line 3 and beta be an angle from line 3 to line 1, यानी यहां पर दो नाम रख दिए गए। ये जो एंगल है दिस इज अल्फा और इस एंगल को नाम दे दिया गया बीटा का। हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं। अब जरा मुझे बता दीजिए कि अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज एरो शो कर दिया जो जरूरी है एंगल फाइंड आउट करते हुए। जी जरा बताइए। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा tan अल्फा इज इक्वल टू m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 इंटू m2। सो दिस इज द फॉर्मूला। पुटिंग वैल्यूज m3 और m2 आपके सामने डायग्राम में मौजूद, ये हमने वैल्यूज पुट की। सिंपल कैलकुलेशन, यहां पर ये 4 और 4 कैंसिल होंगे, न्यूमिनेटर में 4 माइनस 3 दैट विल बी 1, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 दैट विल बी 7। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। अब बीटा फाइंड आउट करने के लिए जरा फॉर्मूला रिकॉल कर लें। बीटा किस तरह फाइंड आउट होगा जी, tan बीटा इज इक्वल टू हेड साइड की स्लोप m1 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m3। ये वही फॉर्मूला जो आपने रिकॉल किया, इसमें वैल्यूज पुट की। सिंप्लीफिकेशन, tan बीटा इज इक्वल टू 1/7 एंड बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज शो कर रही हैं और इन दोनों को ऑब्जर्व करने से हमारा क्या नतीजा निकल रहा है? क्या अल्फा और बीटा की वैल्यूज इक्वल होंगी? जी बिल्कुल इक्वल होंगी। बाय 1 and 2 इट इज प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसका मतलब है कि लाइन 3 ने दो बराबर हिस्सों में उस एंगल को काट दिया है। इसके इस तरफ और इस तरफ जो एंगल है ये दोनों बराबर है, जिससे ये बात साबित हुई कि लाइन 3 is bisecting the angle formed by line 1 and line 2। यहां पर ये सॉल्यूशन एंड हुआ।